नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम साइंस की क्लास करने वाले, साइंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासेज होने वाली है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन टॉप 30 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? और 30 में से आप लोगों को भी कमेंट करना है कि 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर है, कितना फीडबैक होने वाला है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आज के क्लास का क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? पिछली क्लास के मॉक क्वेश्चन में आप सभी के लिए दिया गया था। तो कुछ ब्रदर सिस्टर भाई बहनों को कमेंट आया हुआ है, सभी शिक्षक बंधुओं को कमेंट आया हुआ है। और इसी तरह कमेंट करते रहिए, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट होने से आपके माइंड की मेमोरी में सारे क्वेश्चन के आंसर सेव हो जाते हैं, तो वो चीज़ करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे। अभी इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर हिंदी में लिखा होता तो आप सभी लोग जानते। किसकी बात करेंगे? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को क्या बोला जाता है, सभी लोग बताइएगा। थर्मोस्फीयर सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं, जिसे हम यूवी किरणें बोलते हैं, और एक्स किरणें जो होती हैं, एक्सरे विकिरण को क्या करती है? यूवी परावैंगनी और एक्सरे विकिरण को ये क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, जिससे इसका तापमान अधिक हो जाता है। तो थर्मोस्फीयर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल से भी प्रश्न आता है। वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल को भी हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। थर्मोस्फीयर वायुमंडल को बोला जाता है, जो कि सबसे बड़ी गर्म परत होती है वायुमंडल। मेसोस्फीयर की बात करेंगे, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए साथियों, बात करें अगले प्रश्न की। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान। वर्ग 3 के लिए बेस्ट क्लास चल रही है। सबसे हल्की गैस जिसका परमाणु भाव हल्का होता है, और वह हल्की गैस कौन सा है? नाइट्रोजन तो सबसे भारी है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होती है, लेकिन आपका वेट के अकॉर्डिंग आपका क्या हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है, जो हवा से बहुत हल्का होता है, हवा से भी हल्का होता है। प्रश्न आएगा कि हवा से भी हल्का कौन सा गैस है, ये वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सा है? और ये मान लीजिए आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारे और हवाई जहाज़ों में किया जाता है, क्योंकि यह हवा से भी हल्की होती है। हाइड्रोजन कैसी गैस है? तो एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसको जो उपयोग यूज किया जाता है सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स है हाइड्रोजन से रिलेटेड, अगर पूछे जाते हैं आपसे बनना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप सभी का सपना साकार होना चाहिए, आप सभी के माता पिता का सपना साकार होना चाहिए। बाकी सभी क्लासेज चलें, प्लेलिस्ट बना दिया गया। वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 का प्लेलिस्ट बना है, उसमें सारे सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस, एमसीक्यूज सब मिल जाएगा। आइए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जी हाँ, दुनिया की सबसे जहरीली गैस उसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात CO की बात करेंगे। ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने के जरिए में ऑक्सीजन के परिवहन में यह बाधा डालती है, और यह शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे दम घुटने से मौत का खतरा होता है। तो दम घुटने से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड से है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एक ज्वालामुखी औद्योगिक प्रक्रिया से निकलने वाली गैस होती है। ये आपके सांस लेने में तकलीफ और अम्ल वर्षा का कारण बनती है। अगर पूछा जाए अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस है, तो SO2 ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना? कोई भी डाउट हो बेहतरीन कमेंट करना है, यह आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी होती है? आर्गन, नियान, जिनान या रेडान की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की जो पपड़ी है, इसको क्रस्ट बोला जाता है,
सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो दुर्लभ गैस होती है वह कहलाती है आर्गन। इसे AR से डिनोट किया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी के द्रव्यमान का लगभग 0.00015% आर्गन का है और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कहलाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, ये भी पाए जाते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगर पूछा जाए प्रचुर मात्रा में तो नाइट्रोजन है जो कि 78% के आसपास है और दूसरा नंबर पे आता है ऑक्सीजन 21% के आसपास। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, नाइट्रोजन का जानना, ऑक्सीजन का जानना। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह में ऑक्सीजन ही होता है। पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वह ऑक्सीजन ही होता है। क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 46% के आसपास ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, 1 नंबर देने वाला प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या जिंक? सभी बताइएगा। पृथ्वी की पपड़ी अर्थात क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु कहलाती है क्रस्ट में, वह कहलाती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अगर तत्वों का क्रम पूछा जाता है तो ऑक्सीजन आता है, पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर सिलिकॉन आता है, इसके बाद एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम तीसरे स्थान पर आता है। ऑक्सीजन लगभग अगर पूछा जाता है 46%, सिलिकॉन 27% और एल्युमिनियम 8% के आसपास, लोहा 5% होता है। ठीक है, अगर प्रसिद्धता में पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल की बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी में RRC में भी आया हुआ प्रश्न है और वर्ग 3 का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि RRB जब रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ तो समझिए वर्ग 3 कहीं से भी खींच सकता है और वर्ग 3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ होगा, इन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो एक जैविक अम्ल की अगर बात करता हूँ, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, ऑक्जेलिक, कौन सा होगा? तो वह होता है ऑक्जेलिक की बात करता हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल जो होता है अम्लीय गुणों वाले कार्बनिक यौगिक है। सबसे सामान्य कार्बनिक अम्ल होता है कार्बोजिलिक अम्ल, और जिनकी अम्लता कार्बोक्सिल की बात करूँगा। कार्बोक्सिल मतलब COOH से जुड़ी हुई होती हैं। ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, वर्ग 2 में ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है। और साइंस का पार्ट अगर आप वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएं साइंस के तो उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उनका क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। तो अगर आपसे पॉसिबल है उनको क्वेश्चन अगर आपसे मिल जाता है साइंस के, उनको पढ़िएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि साफ तौर पे लिखा गया है 12th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में, इसलिए सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्त्राव करना या खमीर का स्त्राव करना? टॉन्सिल का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना होता है। लड़ने का मतलब तात्पर्य क्या होता है? लड़ने का तात्पर्य ये होता है कहीं ना कहीं रोगाणुओं का विनाश करना। रोगाणुओं से लड़ना, विनाश करना इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टॉन्सिल होता है ना, टॉन्सिल का मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। टॉन्सिल प्रतिरक्षा प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये संक्रमण से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासतौर पर बच्चों में आप देखते होंगे ना, टॉन्सिल में सूजन आ जाता है, जब मुंह फाड़ते हैं तो आप देखते होंगे सूजन आ जाता है।
जिसे ट्रांसलिटिस बोला जाता है, और ट्रांसलिटिस आमतौर पे वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण ही होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी भी प्रश्न से कितना भी डिटेल से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ये 9th क्लास के साइंस में आपको मिल जाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। इन चारों में से एक प्रश्न आएगा। चारों टॉपिक जो दिए गए ना, ये चारों टाइटल हैं, टॉपिक हैं, इन टॉपिक से प्रश्न आएगा। और सभी लोग जानते हैं जब दो या दो से अधिक धातु मिश्रण हो जाते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। मिश्र धातु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सभी लोग बताइए। अगर एग्जाम में आता है, ये जीडी पूछा गया है, असम रेजिमेंट का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था कि दो या दो से अधिक समांगी 2020 में जो पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। मिश्र धातु की बात करें तो नॉर्मल सा प्रश्न था। और आप सभी लोग जानते हैं मिश्र धातु जो होता है अन्य धातुओं के साथ मिश्रण होता है। और उदाहरण जैसे मान लीजिए शुद्ध एल्युमिनियम अपेक्षाकृत नरम धातु, इस्पात, निक्रोम, कांसा, पीतल, ड्यूरेलिन, टांका, ये सारे क्या मिश्र धातुएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अवक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है? ब्लीचिंग पाउडर से प्रश्न आता है। तो इनमें से ऐसा पदार्थ जो क्लोरीन के साथ अवक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता हो। तो क्लोरीन के साथ अवक्रिया मतलब ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOH2, बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन के साथ बुझा हुआ चूना अवक्रिया करता है। और यह अवक्रिया शुष्क बुझे हुए चूने के क्लोरीन गैस के साथ प्रवाहित की जाती है, तब जाके कहीं ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, उसी को हम कर रहे हैं, तो वो होगा बुझा हुआ चूना। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी यहाँ पे सभी समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? सभी लोग बताइएगा। भावनाओं का, जीवाश्म का, पत्थर का या शिशुओं का? देखिए रेडियो कार्बन जो डेटिंग उपयोग होता है ये कार्बनिक पदार्थों का आयु पता लगाने में होता है। और कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जीवाश्म हो गया, लकड़ी, हड्डी, कपड़े, ये सारे होते हैं। तो जीवाश्म इज द राइट आंसर। जीवाश्म, लकड़ी, हड्डी, कपड़े, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको कर लेना है। और इसे कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी को कमेंट करना है हर क्वेश्चन को कि यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो रंगों का मिश्रण भी पूछा जाएगा। लिटमस पेपर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो लाल और हरा को आपस में मिला देने पे क्या बनता है? मान लीजिए ये कलर हम मैचिंग कर रहे हैं, लिखिएगा ये हो गया लाल कलर और ये हो गया हरा कलर। जब इन दोनों को मैचिंग की जाती है तो कौन सा कलर बन जाता है? सभी लोग बताइएगा। जब इन दोनों को मैचिंग की जाती है ना तो कौन सा कलर बनता है? पीला कलर बन जाता है। लाल और हरा को मैचिंग करने पे पीला कलर बनता है। अगर प्रश्न आ गया कि लाल और नीला मिला दिया जाए, लाल प्लस नीला मिला दिया जाए, तो लाल और नीला मिला देंगे तो कौन? मैजेंटा रंग बन जाता है। कौन सा? मैजेंटा रंग बन जाएगा। अगर नीला इंग्लिश का एक वर्ड से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नीला प्लस हरा मिला देते हैं तो सियान रंग बन जाता है। अगर लाल और हरा और नीला मिला देते हैं तो यहाँ पे सफ़ेद बन जाएगा। सफ़ेद को वाइट लिख देते हैं। अगर लाल हरा नीला मिलाते हैं तब जाके वाइट कलर बनता है। ठीक है, तो कोई भी रंग का मिश्रण पूछा जाएगा आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है?
अक्सर देखते होंगे बारिश के मौसम में पैरों में खुर पका हो जाता है और मुंह में भी हो जाता है, जिससे खाने चबाने में उनको प्रॉब्लम होती है। पैर में हो जाता है, इसे बात बोलते हैं। बात भी एक तरह बोलते हैं ना, मुंह पका, खुर पका। खुर के अंदर वो पता नहीं एक फंगस टाइप हो जाता है। इसे संक्रमण विषाणु जनित रोग बोला जाता है। इसे एफ्तो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्तो वायरस। लिखे देता हूँ मैं, इसे बोला जाता है एफ्तो वायरस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एफ्तो वायरस बोला जाता है। और यह खुरों और मुंह के छालों जैसा हो जाता है, जिससे पशुओं को चलने और खाने में परेशानी होती है। तो संक्रमण विषाणु जनित हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? अक्सर ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, ट्यूबलाइट जलते हैं घरों में, तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से जो मरकरी होता है, पारा होता है ना, यानी पारे का वाष्प और आर्गन होता है। ये आर्गन या क्रिप्टन जो जैसे अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। ये ट्यूबलाइट के अंदर कम दबाव पर ये गैसें मौजूद होती हैं और आमतौर पर वायुमंडलीय दबाव का सतह पर फास्फोरस की कोटिंग भी की जाती है। तो ट्यूबलाइट के अंदर अगर पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है, जो कि ट्यूबलाइट के अंदर यह कम दबाव पर ये गैसें मौजूद होती हैं। कम दबाव पर, समझ रहे हैं ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठोस की शुद्धता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कोई भी ठोस वस्तु अगर उसको हम सही पता लगाना कि ठोस वस्तु है, इसकी शुद्धता का निर्माण हम कैसे करेंगे? ठोस की शुद्धता का निर्माण जो होता है आमतौर पे गलनांक से किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट से किया जाता है, गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है कि यह ठोस वस्तु किस तापमान पर गलनांक होगी या गलेगी। जिन किसी ठोस में अशुद्धियाँ होंगी तो उसका गलनांक कम होता है, और क्रिस्टलीकरण जैसे तकनीकों का उपयोग करके ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। क्रिस्टलीकरण यानी गलनांक बिंदु। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी पदार्थ के परमाणु अणु को खुद को एक विशिष्ट 3D जो एक जाली होता है उसमें व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो गलनांक बिंदु द्वारा इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो भौतिक संतुलन होते हैं वे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? संगीत के, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या समांतर बल? तो आपने बल अगुण का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है ना? बल अगुण का आपने सुना होगा कि भौतिक तुला बलों के अगुणों के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पे बल अगुण मतलब सभी लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? समांतर बल के नियम की बात की जा रही है, ठीक है। समांतर बल नियम मतलब एक क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। समांतर बल नियम मतलब होता है संतुलन की स्थिति, मतलब एक वस्तु पर लगने वाला सभी वामावर्त का जो बल गुण होता है, इनका योग दक्षिणावर्त बल गुण का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए इसको समांतर बल का नियम बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये तो मुझे नहीं लगता कि सब कोई जानते होंगे मेरे सभी ब्रदर सिस्टर कि सोडियम ही एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। क्या आप एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम क्या चाकू से काट सकते हैं? किसकी हिम्मत है भैया इतनी कि चाकू से इन लोगों को काटा जा सके, इन वस्तुओं को काटा जा सके? सोडियम किस प्रकार की धातु होती है? अगर एग्जाम में आता है, सोडियम एक क्षारीय यानी क्षार धातु होती है और ये इतनी मुलायम होती है कि चाकू से कट जाएगी, और नरम और ठोस होता है, इसका गलनांक भी कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। जो भी अन्य दे एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम, ये आपकी क्या है सघन धातुएं होती हैं जो लचीले और तन्य भी होती हैं। तन्य मतलब होता क्या है? तन्यता सभी लोग जानते हैं कि नहीं बोलते हैं? तन्यता मतलब ज़्यादातर इसको खींचा जा सके। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आप सभी के माता पिता का सपना यहाँ पे सर्वोपरि है। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड
न्यूलैंड के अनुसार देखा जाए तो कुल प्रकृति में 56 तत्व जो है मौजूद थे। कितने? 56 इज द राइट आंसर। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उनके अनुसार देखा जाए, ये भी आपके 2018 के पेपर में आया हुआ था। तो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग 56 याद रखिएगा। और अगर प्रश्न आ गया है कि अष्टक का नियम किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है ना, साइंस का पार्ट है पूरा, अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम पूछा जाए तो क्या करना है? न्यूलैंड इज द राइट आंसर। अगर एग्जाम में आता है कि अष्टक का नियम किसने दिया, तब आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? अष्टक का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर कोसेल और अमेरिकी वैज्ञानिक गिलफर्ड न्यूटन लुईस द्वारा दिया गया था। अगर आए कि अष्टक नियम का प्रस्ताव किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। प्रस्ताव किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया था। तो सभी एंगल से हमें पता होना चाहिए। ये सारे एसएससी लेवल के प्रश्न हैं, समझ लीजिएगा, साइंस के, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्ग 3 में आएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में, या उपरोक्त सभी में? बांध का पानी, खींचा हुआ रबर बैंड और घर के छत पर रखी ईंट, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है बांध का पानी, यहाँ पे सही हो जाएगा। जी का मान ज्ञात किया था, सभी बताइए, जी का मान किसने ज्ञात किया? हेनरी कॉडविन, हेनरी कैनवेडिस ने किया था। जी का पहला विश्वसनीय माप हेनरी कैवेडिस द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1798 में किया गया था। उन्होंने गणना की कि जी का मान जो है कितना होता है, 6.754 इंटू 10-11 N न्यूटन, M2 kg N-2, ये इतना मान होता है जी का। ठीक है, बाकी सभी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी को समझना है, फीडबैक करना है। और प्रश्न देखिएगा कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। प्रश्न क्या है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो मनुष्य का सामान कितना होता है? 120, 80 या 80, 120, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो 120/80 mmHg। ऊपरी संख्या 120 के ऊपर नहीं होना चाहिए और 80 के नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से मूत्र में असमान घटक है? यूरिया, कैरोटीन, एल्युमिनियम या सोडियम? मूत्र में असमान घटक जैसे ग्लूकोज शर्करा हो जाता है, कीटोन बॉडीज हो जाती है, और आपका रक्त, प्रोटीन, पित्त, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए, सभी को बताना है, सभी को फीडबैक करना है, क्योंकि साथियों हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और आपने सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मूत्र में असमान घटक एल्युमिनियम की बात की जाती है। सोडियम, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड पानी में जैसे घटक होते हैं, और एल्युमिनियम एक प्रोटीन है जो सामान्यतः मूत्र में नहीं पाया जाता है, इसलिए असमान घटक हो जाएगा। बाकी सोडियम, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सारे क्या है, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में कौन एक अपशिष्ट पदार्थ है? आप में और हमारे में एक अपशिष्ट पदार्थ, इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले अपशिष्ट पदार्थ यूरिया आता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? पेशियाँ, पसली जिसे बोलते हैं ना, कहीं हम तुम्हार पसली तोड़ डालब, जब लड़ाई होती तो अपना पंचे सुनत हो आप। ठीक है ना, तो ऐसा बोला करते हैं। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पेशियों की संख्या लगभग 600 के आसपास होती है, या 600 से अधिक होती है। अब यहाँ पे 600 में 2 वाले ऑप्शन दिए गए हैं, तो में हमें एक ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा, जो कि है 665 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी आप और हमारे में जो दोबारा दांतों की संख्या पुनः स्थापित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 20 दांत, जिन्हें दूध के दांत, अस्थाई दांत बोला जाता है। ये दांत बच्चों के निकलते हैं, फिर वयस्क होने पर स्थायी दांतों में बदल जाते हैं। वयस्क मनुष्य में टोटल 32 टीथ होते हैं, दांत होते हैं। 20 दूध के दांत बोले जाते हैं और 12 दांतों को स्थायी दांतों की कैटेगरी पर रखा गया है। अगर स्थायी दांत कितने हैं? 12 हैं। और दूध के कितने हैं? मतलब गिरते रहते हैं, वह 32। गिरते हैं फिर आते हैं। तो दोनों चीज़ों को समझना है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित है? तो हमारे और आपके शरीर के सबसे जो मजबूत हड्डी कहलाती है वह कहाँ की कहलाती है? जांघ की। और जांघ की हड्डी को क्या बोला जाता है? फीमर। बोलते हैं कि नहीं? फीमर। यह शरीर की सबसे लंबी होती है और इसका वजन लगभग आपके शरीर के वजन का 30 गुना भार सहन कर सकता है। 30 गुना भार, इतनी मजबूत होती है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है साइंस का क्वेश्चन, कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? आपके शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो आपने 30T सुना होगा। और यही कशेरुकी मिलाकर एक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। एक रीढ़ की हड्डी आपके बनती है जो कमर से लेकर आपके सिर तक रहती है। कशेरुकी के प्रकार भी ग्रीवा होता है, वची होता है, कटी होता है, त्रिक होता है, अनुत्रिक होता है। ठीक है ना, ये सारे आपके हो जाते हैं। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हमारी अस्थियां या दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेप्टाइड, हाइड्रोलिथ, या इनमें से कोई नहीं? सभी बताइएगा। सोचिए, माइंड की मेमोरी में थोड़ा सा जोर डालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी अस्थियां और दांत समानतः ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं। और अगर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आता तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वह हार्मोन को स्रावित करती है। आपके क्या है? प्रेम, लव का जो हार्मोन होता है उसको स्रावित करती है। कौन सा? वो आपका कहलाता है एड्रिनल हार्मोन। जो एड्रिनल जो ग्रंथि द्वारा होती है वह ये हार्मोन का स्राव किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है हार्मोन का स्राव करती है? सभी लोग बताइएगा। कौन सी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है? थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष या अग्नाशय? सभी लोग बताइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन के हमारा आपका मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहता है। तो अधिवृक्क की ग्रंथि जो होती है इसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो अभी हमने इसके पहले बताया। ये हार्मोन को स्रावित करती है। और ये कहाँ पे होती है? वृक्क, किडनी के ऊपर होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है प्रांतस्था, कॉर्टेक्स बोला जाता है। एक मेडुला, अधिवृक्क बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है ये भी आप सभी लोगों को समझना है, फीडबैक करना है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, ये शरीर के कहाँ पे होती है? मस्तिष्क पर होती है। और एक छोटी मटर के आकार की होती है जिसे हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष को, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये आरआरबी में भी पूछा गया है, इसको मॉक क्वेश्चन में देंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, मस्तिष्क या किडनी? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है। सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। और 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है ये भी आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। हर एक क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। कमेंट करने से ही पता चलता है आपके अंदर कितना जुनून है सिलेक्शन पाने के लिए, कितना मोटिवेशन है, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, ये आपका तय करता है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो लिखे हुए शब्द होते हैं वह तय करते हैं।
तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिएगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरों पर ही है। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे, अगले प्रैक्टिस सेट पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। साधन की सही विशेषता क्या होती है? ये केवल जीवित चीज़ें हैं, ये केवल औद्योगिक उपयोग के लिए है, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उपयोगी होते हैं, या केवल सीमित होते हैं? सभी बताइए। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्राकृतिक संसाधन की सही विशेषता क्या होती है कि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उपयोगी होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी को अंत में कमेंट करना है। टॉप 25 यहाँ पे हम क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे। 25 में आपका स्कोर क्या रहने वाला है, सभी को कमेंट करना है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं दिया गया है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला नवीकरणीय है, या जल नवीकरणीय? कौन सा सही नहीं है? तो कोयला अनवीकरणीय में आता है क्योंकि यह सीमित, एक बार बनने के बाद आसानी से नहीं बनता है, इसलिए इसमें क्या आ जाता है, अनवीकरणीय आ जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत हमारा कोयला आ जाता है। कोयला, पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीज़ें क्या अनवीकरणीय में आ जाएंगी। अगला, सतत विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों का अधिकतम दोहन, भविष्य की पीढ़ियों की उपेक्षा, संसाधनों का संतुलित उपयोग, या केवल आर्थिक विकास? सभी बताइए। जी हाँ, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। ईवीएस के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल आपको, हाय हेलो कुछ भी करिए, डिटेल्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड टीम हमारी करवा देगी। ठीक है ना? तो सतत विकास की अवधारणा का उद्देश्य हुई होता है संसाधनों का संतुलित उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वर्षा जल संचयन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जल को बहाना, जल को संग्रहित करना, जल को प्रदूषित करना, या जल को नष्ट करना? सभी बताइए। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। सभी कमेंट कीजिएगा कि जल संचयन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जल संचयन मतलब जल को संग्रहित करना, इकट्ठा। संचयन का मतलब इकट्ठा, संग्रहित का भी इकट्ठा होता है। तो पर्यायवाची जो समझता है हिंदी की, बहुत आसान है, सरल ना। ठीक है ना? इतना भी कठिन नहीं है। क्वालिफाइड करना टीटी एग्जाम बहुत ही सरल है, घबराने की जरूरत नहीं है। A to Z सारा फार्मूला हम आपको बताएंगे। एग्जाम के पहले ऐसा चीज़ें आपको सिखा देंगे, ऐसी ट्रिक बता देंगे, ऐसा एक ब्रह्मास्त्र बता देंगे, टीटी एग्जाम कभी भी क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोच्च उपाय क्या होता है? मृदा अपरदन को रोकना है तो वनों की कटाई से तो मृदा अपरदन नहीं रुकेगा, अधिक चराई से नहीं, ना खनन से। तो किससे रुकेगा? वृक्षारोपण से करेगा। इसलिए कहते पेड़ लगाइए, अपने जीवन में 2 पेड़ अवश्य लगा के जाइएगा, एक युवावस्था में, एक प्रौढ़ावस्था में। अगला, 3R सिद्धांत में प्राथमिकता किसे दी जाती है? रिसाइकिल, रियूज, रिड्यूस, या रिपेयर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि 3R सिद्धांत में प्राथमिकता किसे दी जाती है। 3R सिद्धांत तो है, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे दी जाती है? रिड्यूस को दी जाती है। किसको दी जाती है? रिड्यूस को जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई डाउट हो? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा संसाधन अक्षय संसाधन होता है? सही बताइए। पेट्रोलियम, कोयला, सूर, खनिज। जिसका कोई क्षय ही नहीं हो सकता तो वह सन ऑफ सरदार सूर। सनलाइट कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट खत्म हुई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सौर ऊर्जा इज द राइट आंसर, सनलाइट। अगला प्रश्न है, वन किस प्रकार का संसाधन कहलाते हैं? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, कृत्रिम, या औद्योगिक? सभी बताइए। वन जो होते हैं किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो वन हमारे क्या है? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। किस में आएंगे? नवीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे, क्योंकि ये वन कभी खत्म नहीं होते हैं। वनों से पेड़ पत्तियों के द्वारा ये दूसरे पेड़ तैयार हो जाते हैं। एक बार मतलब पेड़ कटने के बाद भी दोबारा पेड़ बन सकता है, जुड़ सकता है। एक सूखने के बाद भी कई पेड़ उगते हैं। ठीक है ना? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, वृक्षारोपण, औद्योगिक अपशिष्ट, वायु? बेहतरीन, लाजवाब प्रश्न। जी हाँ, अब देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? औद्योगिक अपशिष्ट। ये सबसे प्रमुख कारण जल प्रदूषण का माना जाता है।
अगला प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग का परिणाम क्या हुआ है? विकास, संसाधनों की वृद्धि, संसाधनों का क्षय या पर्यावरण में शुद्धता। तो आप जानते हैं कि संसाधनों का अंधाधुंध मतलब बेहतरीन बेवजह प्रयोग करना, आंख बंद कर प्रयोग करना, और इसका परिणाम यही है कि संसाधनों का क्षय हो रहा है। पेडागॉजी बेस्ड अब क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस में करके सीखना किससे संबंधित होता है? रटने की विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, व्याख्यान विधि या परीक्षा विधि। तो ईवीएस में करके सीखना, सभी लोग बताइए करके सीखना किससे संबंधित होता है? तो कर का सीखना कहीं ना कहीं आपके गतिविधि आधारित शिक्षण से आपके संबंधित हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन कमेंट कर देना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आपको कमेंट करना है, क्योंकि यह आपका अपना परिवार है, टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बच्चे पर्यावरण की अवधारणाएं सबसे अच्छे से कैसे समझते हैं? किताब पढ़कर, अनुभव और अवलोकन से, रटकर या परीक्षा देकर करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वह पर्यावरण की अवधारणा जो है सबसे अच्छे कैसे समझ पाते हैं? तो सबसे अच्छे जो समझ पाते हैं वे अनुभव और अवलोकन से समझ पाते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईवीएस का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंट स्टडीज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल तथ्य याद कराना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, केवल परीक्षा पास कराना या केवल विज्ञान सिखाना? सभी बताइएगा। जी हाँ साथियों, ईवीएस का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ईवीएस का प्रमुख लक्ष्य है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। क्या करना? संवेदनशीलता विकसित करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आप लोगों का फीडबैक जान लेते हैं कि निम्न में से कौन जो है ईवीएस शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है? फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट कार्य, रटने की विधि या गतिविधि आधारित कार्य की बात करेंगे। तो ईवीएस शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी नहीं होगी? देखिए, फील्ड विजिट हो जाएगी, प्रोजेक्ट हो जाएगा और गतिविधि आधारित कार्य, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ईवीएस शिक्षण की उपयुक्त विधियों में से हो जाएंगे। और रटने की विधि या ईवीएस की विधि नहीं होगी, और यही तो पूछा जाया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निगेटिव प्रश्न ज़्यादा आएंगे, मॉडरेट प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है। इसलिए कहते हैं सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट्स को पढ़ना पड़ेगा और प्रीवियस पेपर को सोल्यूशन देखना पड़ेगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, प्रीवियस पेपर के सारे सोल्यूशन पड़े हुए हैं। 2022-2024 के प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाइएगा, चेक कीजिएगा ऑप्शन को, सारे पेपर सॉल्व हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यह आपका अपना परिवार है, टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? केवल पढ़ाना, जागरूकता, दंड या परीक्षा? केवल तो निगेटिव कई बार बता चुके हैं, दंड भी निगेटिव हो गया, परीक्षा लेना भी हो सकता है, यह जागरूकता। दो चीज़ों में कौन होगा? अगर शिक्षकों को संसाधनों के संरक्षण के लिए करना है, आप शिक्षक हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप बताइए कि संसाधनों का संरक्षण के लिए क्या करेंगे आप? तो संसाधनों का संरक्षण करना है तो आप क्या करेंगे? जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूकता इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं ना, स्टेटमेंट वाले, उसी प्रकार से भी प्रश्न करेंगे। हमारा कथन कह रहा है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कारण यह है कि जल का चक्र लगातार चलता रहता है। अब बताइए आप लोग इनमें से कि ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं है, ए आर गलत है या ए गलत है, आर सही है, कौन सा होगा? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही बात है। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो इनका अंत नहीं होता है, हमेशा बने रहते हैं। तो जल का चक्र लगातार चलता रहता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल का चक्र रिसाइकल होता रहता है। बारिश होगी, वाष्पीकरण हुआ, फिर बारिश हुई, वाष्पीकरण, बारिश हुआ, बर्फ के माध्यम से जल आता है हिमालयों से, नदियों से प्रवाह होकर, तो ये रिसाइकल चलता रहता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला कथन कारण वाला प्रश्न, कथन कह रहा है कि कोयला एक नवीकरणीय संसाधन है, यह जल्दी बन जाता है। तो कोयला क्या जल्दी बनता है? लाखों वर्षों के बाद बनता है। कोयला एक नवीकरण संसाधन बिल्कुल नहीं है, अनवीकरणीय में आएगा। नवीकरणीय में वो आते हैं जो पुनः दोबारा बन जाते हैं, आसानी से मिल जाए। कोयला आसानी से नहीं मिलता है, दोबारा जल्दी लाखों वर्षों के बाद बनता है। तो दोनों चीज़ें गलत दी गई, दोनों गलत है, मतलब सेकंड ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हुई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सतत विकास का अर्थ क्या होता है?
वर्तमान उपयोग, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास, अधिक उपयोग या केवल उद्योग? सभी बताइएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सभी लोग बताइए सतत विकास का अर्थ क्या होता है। सतत विकास का अर्थ होता है भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना, तभी आप सतत निरंतर लगातार कर पाएंगे। अगला, जल संरक्षण का तरीका क्या होता है? पानी बहाना, वर्षा जल संचयन, प्रदूषण या नल खुला रखना? तो मेरे प्यारे मित्र, शिक्षा बंधु, इतना नॉर्मल से बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जल संरक्षण का तरीका होगा वर्षा जल का संचयन कर लिया जाए, सबसे बेहतर तरीका है। घरों में गड्ढा बना दिया जाए कहीं, जल का संचयन बहुत जरूरी है। कौन अक्षय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा, गैस? तो सौर ऊर्जा अक्षय है, ये शायद रिपीट हो गया। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप लोगों को कमेंट भी वर्क करना है कि परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। इनमें कम लोग रहते हैं, यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है। इनमें केवल बच्चे रहते हैं, केवल गाँव में रहते हैं। देखिए, तो केवल तो निगेटिव हो गया, कई बार हम बता चुके हैं। इनमें कम लोग रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएगा। बचता यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्यों मानी जाती? क्योंकि यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब उत्तर ही दे दिया गया कि परिवार को समाज की छोटी इकाई मानते, लेकिन रीजन पूछ लिया गया है कि यह सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है, इसलिए परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अगला, इनमें से कौन एकल परिवार का उदाहरण है? दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे, माता पिता और उनके बच्चे? तो मैंने क्या बताया, एकल परिवार मतलब माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं, ऐसे परिवार को हम एकल परिवार बोलते हैं, छोटा परिवार बोलते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में सामान्यतः कौन कौन रहते हैं? तो संयुक्त परिवार में केवल माता पिता, केवल भाई बहन, कई पीढ़ियों के सदस्य, केवल दादा दादी। तो आप लोगों ने देखा होगा केवल 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 3 में दिया, लेकिन तीसरे में केवल क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये सही ऑप्शन है। संयुक्त परिवार में सामान्यतः कौन रहता है? कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी वेस्ट हमारी क्लास चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। अगला प्रश्न है, बच्चों का प्रारंभिक समाजीकरण कहाँ होता है? विद्यालय में, परिवार में, बाजार में या मंदिर में? तो सभी लोग जानते हैं बच्चों का प्रारंभिक जो समाजीकरण होता है कहीं ना कहीं परिवार, फैमिली में ही होता है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी, ये बनना चाहिए आपसे। परिवार का प्रमुख कार्य क्या होता है? बच्चों का पालन पोषण, राजनीति, उद्योग या व्यापार? सभी लोग बताइए। तो परिवार का जो मुख्य कार्य होता है वह बच्चों का पालन पोषण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास मुख्यतः किससे होता है? मित्र समूह, बाजार, मीडिया या पुस्तकालय? तो बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किससे होता है? मित्र समूह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मित्रता से बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? स्वार्थ, सहयोग, भय या अकेलापन? जी हाँ साथियों, सभी लोग बताइए। मित्रता से बच्चों में कौन सा गुण जो है विकसित हो जाता है? तो मित्रता से कहीं ना कहीं सहयोग वाली भावना जो है वह विकसित हो जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा, परिवार में संस्कार और मूल्य कौन देता है? पड़ोसी, माता पिता और बुजुर्ग, दुकानदार या मित्र देते? सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक। परिवार में संस्कार और मूल्य कौन देता है? तो परिवार में संस्कार और मूल्य जो होता है कहीं ना कहीं माता पिता और जो बुजुर्ग होते हैं वे देते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। परिवार में दादा दादी की मुख्य भूमिका क्या होती है? व्यापार करना, बच्चों को अनुभव और परंपराएं बताना, पढ़ाई कराना या राजनीति करना? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि परिवार में दादा दादी की जो मुख्य भूमिका होती है बच्चों को अनुभव और परंपराएं बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम ज़्यादा उम्र तक देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अगला प्रश्न है, अच्छा मित्र कौन होता है? जो झगड़ा करे, जो धोखा दे, जो सहयोग करे और भरोसेमंद हो, या जो खेल खेले? सभी लोग जानते हैं, आप खुद सोचिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अच्छा मित्र वही होगा जो सहयोग। इनमें से किस पौधे के रंध्र में दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? रंध्र मतलब पत्तियां जो होती हैं वह दिन में आपके क्या रहती हैं? बंद रहेंगी, और रात में क्या है वो पत्तियां खुल जाती हैं। तो क्या वह पत्ती वाटर लिली रंध्र है, क्या साइकस के हैं, कैक्टस के हैं या आर्किड के हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बता सकते हैं, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए सटीक आंसर जान लेते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है
कि किस पौधे के रंध्र में दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं वह कहलाता है कैक्टस। कैक्टस को ही और अन्य नामों से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैक्टस में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल के ह्रास को रोकता है, मतलब ह्रास मतलब जल की कमी को रोकता है। इसी के कारण दिन में यह इसकी पत्तियां जो होती हैं रंध्र बंद रहता है और रात में खुली रहती है। ठीक है, तो कैक्टस याद रखिएगा। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती। निगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। जल प्रकाश अपघटन की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात की जा रही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अपचयन, प्रकाश अपचयन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन की बात करेंगे और प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात की जा रही है। अब हमें प्रश्न को समझना है, प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है, केवल हमें समझना है और सटीक आंसर करना है और एग्जाम में भी हमें ऐसे ही करना है, इसलिए अभी से तैयारी प्रिपरेशन में लग जाइए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, यानी ये जानना जरूरी कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जल प्रकाश अपघटन की प्रक्रिया होती है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इनमें से क्या नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जल तथा CO2 के अणु प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये पता ही होगा ना सभी को। मान लीजिए इसमें 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी के 12 अणु H2O 12H2O, इसकी जब हम क्रिया करेंगे तब हमारा C6H12O6 प्लस O2 के 6 अणु निकल जाएंगे और आपका 6 अणु H2O के निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, यानी कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन की प्रक्रिया होती है ये आपके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। देखिए रोग से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, चाहे CTET का एग्जाम हो, UP टेट का एग्जाम हो या रीट या अन्य TT एग्जाम हो, आपके रोगों से प्रश्न आता ही है। और इसमें अक्सर पूछा जाता था पहले वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन एडक होता है। एडक मतलब होता है ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन B और C ये जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन A। स्कर्वी मतलब चर्म से संबंधित है, तो चर्म हमारा किससे होता है, विटामिन C। स्कर्वी रोग आहार में विटामिन C की कमी के कारण होता है, यह जल में विलेय है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। मैं जानता हूं आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, इसलिए जायसवाल सर आप सभी को नमस्कार करते हैं, आप सभी का माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा कि शनि का उपग्रह, ग्रहों से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शनि का उपग्रह पूछा जा रहा है। तो आप ये जानते होंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। कौन होता है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे बड़ा सौर मंडल का उपग्रह कौन कहलाता है, सभी लोग बताइए अगर आपको पता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वह गैनीमीड कहलाता है। और गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। गैनीमीड और टाइटन याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पौधे में एधा या कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, जल का स्थानांतरण करना, टूटे फूटे की मरम्मत करना या वाष्पोत्सर्जन में सहायक होना। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, आप इतना तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि पौधे में एधा कैम्बियम का जो मुख्य जो कार्य होता है वह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। क्योंकि पौधे में एथा जो कैम्बियम का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना ही होता है, इसमें कुछ हमें चेंज करने की या कुछ ज़्यादा डिटेल से जानने की जरूरत ही नहीं है। A to Z राइट आंसर दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ की एंट एमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग, मलेरिया, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड। मैंने कहा ना रोग से एक दो प्रश्न रखा हुआ है, चाहे CTET एग्जाम हो, UP टेट एग्जाम हो या अदर TT एग्जाम हो, ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को अटेंड करना है। अभी आपके लिए समय है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको समय नहीं मिलता है। यही तैयारी है जो एग्जाम हॉल में काम आने वाली है, आपके सपने को साकार करने वाली है। तो तैयारी में लग जाइए, मेहनत लग जाइए, और यही मेहनत है जो आपकी सफलता के मार्ग में साधक बनेगी।
साध होगी। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिका में होने वाला जो रोग कहलाता है ओनली वन, एक ही होता है, वह कहलाता पेचिस। आपने देखा होगा ना कि पेट ज़्यादा खराब होता है, कुछ भी खाओ पचता नहीं है, हमारे घर में बोलते हैं पेचिस पड़ने लगा है। तो पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका से उत्पन्न होने वाला एक रोग होता है, और यह रोग किससे होता है? यह दूषित जल पीने से होता है। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होंगे? और आपको पता है खाद्य जाल से भैया प्रश्न पूछा ही जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षा बंधु, ब्रदर सिस्टर, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, यही समय है समझने का। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी की बात की जा रही है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह खाद्य श्रृंखला का क्या होता है? शाकाहारी होता है। शाकाहारी में खरगोश, चूहा, गिलहरी वो आते हैं जो पत्ते खाते हों, जो चारा खाते हों। ठीक है, वो हमारे शाकाहारी में आते हैं। और जो इनको खाने, खरगोश, चूहा, गिलहरी खाने वाले होते हैं, वो मांसाहारी में आ जाते हैं। कुछ ऐसे जीव मांसाहारी शाकाहारी दोनों में आते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? द्वितीयक उपभोक्ता कौन कहलाएगा? जो इनको खाने वाला होगा, खरगोश, चूहा को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है, जलीय तथा कीट बच्ची पौधा कौन सा कहलाएगा? यूटिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया या कोई नहीं? ये भी कई बार आपके सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, लेकिन सीटेट में ज़्यादा आता है कि जलीय तथा कीट बच्ची जो पौधा होता है इनमें से कौन सा कहला जाता है? तो वह आपका यूटिकुलेरिया कहलाता है। यूटिकुलेरिया जलीय तथा कीट बच्ची पौधा है क्योंकि यह सूक्ष्म जलीय पौधों को अपना शिकार बनाता है। यूटिकुलेरिया क्या करता है? जो सूक्ष्म जलीय पौधे होते हैं उनको शिकार बनाता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क होता है? Mg, Zn, कॉपर, Fe। तो धातु अधातु इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कैलेमाइन किस धातु का अयस्क कहलाता है? तो कैलेमाइन अर्थात जिंक। जिंक की बात करेंगे। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? यह जिंक धातु का अयस्क कहलाता है। जिंक के कितने होते हैं? 3 अयस्क होते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाए कि जिंक के कितने अयस्क होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है कैलेमाइन, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। दूसरा जिंक ब्लेड होता है, और तीसरा होता है जिंकाइट। ठीक है ना, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा यौगिक है? अब यौगिक की पहचान करना। पेट्रोलियम, दूध, मिट्टी का तेल, ग्लूकोज। यौगिक देखिए, सभी लोग जानते हैं कि जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज एक यौगिक कहलाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है मिठाइयाँ, मुरब्बों के निर्माण में किया जाता है, पेय पदार्थ में किया जाता है, इसलिए ग्लूकोज इज द राइट आंसर। ये एक यौगिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, अनंत होता है, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम होता है, इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से रिपीट हो सकता है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होगा, अनंत होगा, ध्रुवों पर थोड़ा कम होगा, या कोई नहीं? सभी लोग बताइए। बेहतरीन लाजवाब आपकी स्क्रीन पर है। और सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र पूछा गया है, मतलब केंद्र कैसा होता है? पृथ्वी के केंद्र बना, केंद्र कैसा होगा? बीच में होगा, और बीच अर्थात पिंड का भार वहां पे शून्य होता है। क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता, अगर ध्रुव अगर यहाँ पे दिया रहता, ध्रुवों पे भार अधिकतम होगा और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कौन होता है? CO2, CON2, CO2H2 या CO2N2 होता है? प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव पूछा जा रहा है। तो प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव एक ही होता है, CO2। क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन दोनों का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, या वायरस द्वारा होता है? देखिए, सी टेट की बात करूं, यूपी टेट की बात करता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईवीएस में भी रिपीट होते हैं। 15 से 20% क्वेश्चन रिपीट होंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम सोल्यूशन करेंगे। कौन कौन इनको प्रीवियस पेपर सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो प्रकाश संश्लेषी जो संपादित होता है वह आपके सभी हरे पौधों में होता है। किसमें होता है? जो सभी हरे पौधे हैं उसमें होता है। सेल्सियस तथा फारेनहाइट के मान किस तापमान पर समान होते हैं? और आपको पता हो, सेल्सियस और फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, और फारेनहाइट, इन दो ऐसे मापक हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सेल्सियस और फारेनहाइट के मान जो है, इनका जो तापमान कब समान होता है, किस मान पर समान हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, जब -40 डिग्री सेल्सियस होता है
इस पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन जो है वास्तव मीन है? फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली? वास्तव में मीन पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं रजत मछली जो होती है वास्तव में मीन मछली नहीं होती है। बाकी फुफ्फुस मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली, ये तीनों जो मछलियां होती हैं वास्तव में मीन होती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव तापमान। न्यूनतम संभव तापमान जो कहलाता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक होता है मास्टर्ड आयल। तो मास्टर्ड जो आयल होता है वह -273 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसे परम ताप भी कहते हैं। तो मास्टर्ड आयल को परम ताप भी बोला जाता है। तो न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस माना गया है। वायु दाब सबसे कम होता है कब होता है? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में होता है? सभी लोग बताइएगा। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है प्रश्न कि वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत, शरद, ग्रीष्म, चारों ऋतुएं दी गई हैं, मौसम दिए गए हैं। तो वायु दाब सबसे कम वायुमंडल की ऊपरी परत में होता है। ऊपरी परत में होता है अर्थात वह आपके ग्रीष्म ऋतु। वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, इसलिए वायु दाब कम होता है। वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वायु दाब ज़्यादा होगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक हो। तो ये जो पृथ्वी तल के नज़दीक मंडल स्तर है, यह से तो आएगा भैया प्रश्न। वायुमंडल के जो मंडल स्तर है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता है कि जो क्षोभ मंडल होता है यह वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर है, जो पृथ्वी का तल का सबसे नज़दीक होता है। पहले क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल के बाद दूसरा, पहले क्षोभ मंडल नीचे से आता है, दूसरे नंबर पे आपका वायुमंडल हो जाता है, दूसरे नंबर पे। तीसरे में आपका आ जाता है निचली और सघन परत होती है। जो मौसमी संबंधी घटनाएं घटित होती हैं वह आपके वायुमंडल में ही होती हैं, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया। तो सभी लोग जानते होंगे किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें कोई भेदभाव ही नहीं है, इसमें हमें कोई ज़्यादा चीज़ तो छेड़खानी भी नहीं करना, ना डिटेल से बताने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रश्न को 8th क्लास का बच्चा भी जानता है। तो आप तो सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, दोनों? ये तो कई बार भर भर के झोले में भर भर के ये प्रश्न पूछा गया भैया, फिर भी आ रहा है। जी हाँ, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होगा। कभी जब आप खाद्य श्रृंखला देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला है गिर वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस वन्य जीव का संरक्षण कहलाता है? तो वन्यजीव अभयारण्य से एक प्रश्न रखा हुआ है, किसी से पूछ लिया जाए। कभी कभी एग्जाम में 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। क्या भाई? हाथी, गैंडा, सांप, शेर, गिर वन्यजीव। गिर से गिर कहाँ पे है? गुजरात में है ना गिर वन्यजीव। गा से गिर, गा से गुजरात। और गुजरात की बात की जाती है तो गुजरात में एक ही नाम आता है शेर। जी हाँ, गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों का संरक्षण है। यह अभयारण्य गुजरात के कहाँ पर है? गुजरात के एक जूनागढ़ पड़ता है। कहाँ पर है साथियों? गुजरात के जूनागढ़ पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? खाद्य जो श्रृंखला होती है उसके परितंत्र में जो आपके सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता जो कहला जाती है, सबसे उच्च स्तर की, तो वह कहलाएगा मांसाहारी होता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला से हमने लगभग 2 से 3 प्रश्न कर लिए। विषाणु की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक, इवानोव्स्की, एहरेनबर्ग या फंक? सभी लोग बताइए। जी हाँ, विषाणु की खोज 1892 में हुई थी। कब हुई थी? 1892 में। अक्सर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विषाणु की खोज किसने की? तब सभी लोगों का कमेंट एक ही होता है, विषाणु की खोज अर्थात इवानोव्स्की। इन्होंने 1892 में तंबाकू मोजेक रोग का अध्ययन करते हुए पाया कि रोग पैदा करने वाला कारक बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। और इन्होंने मार्टिनस बेजरिनक ने इसकी पुष्टि की और इसे विषाणु नाम दिया। ठीक है, सभी लोग समझ गए। तो विषाणु को सजीव तथा मृतजीव की कड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका जो भित्ति होती है वह काइटिन, वसा, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है साथियों, वह कौन सी कहलाती है? वह काइटिन होती है। कवक में संचित भोजन
ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक में जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है। मिट्टी, पहाड़, नदी, जंगल, यहां से प्रश्न आएगा। मिट्टियों से प्रश्न आता है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो ये तो सब भली भांति जानते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टानें, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम की बहुलता होती है। बेसाल्ट चट्टानों में क्या क्या होता है? आयरन, चूना और एल्युमिनियम, और यही काली मिट्टी में उपलब्धता होती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? नदियों से प्रश्न आएगा। मेघना, जमुना, पद्मा, भागीरथी। सभी लोग बताइए। प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा, पद्मा अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जोग जल प्रपात शरावती नदी, कैरो नदी, सेंट लॉरेंस नदी या चंबल नदी। जोग जल प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जोग जल प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर मान लीजिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जोग जलप्रपात किस राज्य पर स्थित है या किस जिले पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। शिमोगा के शरावती नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा झरनों में से एक माना जाता है। क्या? शरावती नदी, जो झरना बना हुआ है, जोग जलप्रपात जो बना हुआ है। अगला, प्रेरी घास में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। इंटरनेशनल प्रश्न है भैया, इंटरनेशनल प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रेरी जो घास है, जो चारा है, ये कहाँ पे पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है? ये इसका थोड़ा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। इसका नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें उत्तर अमेरिका की तरफ चलना पड़ेगा। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है, अर्थात थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1895, 1699, 1569 या 1689। खालसा पंथ की स्थापना पूछी जा रही। सभी लोग बताइएगा, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? सभी लोग जानते हैं 1699, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। एक और चीज़ है जो अक्सर पूछी जाती है, उपसौर और अपसौर पूछा जाता है। तो उपसौर अपसौर दोनों को जान लीजिए। उपसौर जो हमेशा होता है वह 3 जनवरी को होता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में किसके बारे में पूछा जाता है? उपसौर अपसौर के बारे में। उपसौर अपसौर एक ऐसी चीज़ है जो साइंस ईवीएस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप ये जानते हैं कि जो हर साल 3 जनवरी को या उपसौर खगोलीय घटना होती है, जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, जो हर साल 3 जनवरी को होता है। इस समय पृथ्वी सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को पेरीहेलियन भी कहते हैं। और इसके विपरीत अपसौर वह बिंदु होता है जहाँ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। तो सबसे दूर किस तारीख को होती है? नज़दीक को उपसौर कहते हैं और अपसौर को दूर कहते हैं। मतलब सभी लोग समझ गए ना? क्या समझ गए? कि पृथ्वी सूर्य के जब सबसे नज़दीक होती है उसको उपसौर बोलते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के सबसे दूर पर होती है उसको अपसौर बोलते हैं।